सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम दुबे एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले द रॉलेट एक्ट। ये क्या है? एक कानून किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इंपोज किया गया इंडियंस के ऊपर एक कानून था, जिसको महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। क्या है पूरी कहानी और उसकी क्या है क्रोनोलॉजी, उसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बात करें अगर टॉपिक की, तो सबसे पहले हम लोग अब तक की जो हमारी क्रोनोलॉजी है वो चली है कहां से? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सत्याग्रह एंड आफ्टर दैट रॉलेट एक्ट। यानी कि हमने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद किन किन फैक्टर से इमर्ज हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा, जिसकी वजह से नेशनलिज्म की यानी सेंस ऑफ नेशनलिज्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण भारतीयों के बीच में कैसे पैदा होती है, इमर्ज होती है। और साथ ही साथ जनवरी 1915 में एक नए लीडर जिनका नाम होता है महात्मा गांधी, वो भारत में आते हैं जनवरी 1915 में। और आने के बाद अपनी सत्याग्रह की फिलॉसफी को, सत्याग्रह की जो आइडियोलॉजी है उसको भारत के 3 स्थानों पे, चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, खेड़ा जो कि गुजरात में पड़ता है, और अहमदाबाद जो कि खुद भी गुजरात में पड़ता है, इन 3 जगहों पे अपने इस सत्याग्रह जैसे एक्सपेरिमेंट को, सत्याग्रह जैसे फिलॉसफी को एक्सपेरिमेंट करते हैं और सक्सेस भी उनको मिलती है। तो इस चीज को इंपोज करने के लिए, साथ ही साथ ऐसे किसी प्रकार की एक्टिविटीज को बैन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक कानून लगाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। तो क्या कहानी है, शुरू करते हैं टॉपिक को। Emboldened with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act in 1919। हम जानते हैं कि 1919 में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक कानून लाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अब इसको भी गांधी जी ने विरोध करने के लिए, इसको भी अपील करने के लिए ये जो कानून है वो गलत है। थ्रू सत्याग्रह उन्होंने नेशन वाइड मूवमेंट को लॉन्च करने का प्लान बनाया और कर भी दिया, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि दिस एक्ट हैड बीन ह्यूरिडेटली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। यानी कि ये जो कानून है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है उसके बारे में बात करें तो ब्रिटिशर्स का जो कानून है, क्योंकि ब्रिटिश ने इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी के तहत भारत को क्या बनाया था? गुलाम बनाया था। तो उनके द्वारा जो मतलब समझ लीजिए जो लेजिस्लेचर है उनका, उस लेजिस्लेचर को हम लोग बोलते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके द्वारा इस चीज को बनाया गया। और इट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। यानी इस कानून के तहत गवर्नमेंट को, किस गवर्नमेंट को? ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर क्या हो गई? मिल गई, जिससे वो रिप्रेस कर सके किसी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जो कि भारत में हो रही हो। भारत में हो रही किसी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया। और इसके अंतर्गत ये जो कानून है अलाउ करता है डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। ट्रायल क्या होता है? जैसे अगर किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म कर दिया और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करने के लगभग 24 घंटे बाद, 2 दिन के बाद, या जो भी नियम होता हो, कि उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करती है, उसका ट्रायल चलता है और उस पर मुकदमे को जज जो है डिसाइड करता है। लेकिन विदाउट ट्रायल 2 साल तक डिटेंशन में रख सकते हैं कौन? ब्रिटिशर्स। पुलिस उसको जो है कोर्ट में पेश ही नहीं करेगी, 2 साल तक उसको अपने अंडर कंट्रोल रखेगी, डिटेन करके रखेगी। कुछ इस प्रकार के कानून को बनाया। जैसे पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे या 2 दिन के बाद वो उसको आपको जो है कोर्ट में पेश करती है। लेकिन यहां पे मामला क्या है? इसका जस्ट उल्टा है। गिरफ्तार करेगी और 2 साल तक डिटेन किए रख सकती है, उसको जो पेश ही नहीं करेगी, ट्रायल होगा ही नहीं, सुनवाई नहीं होगी। यानी कि महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। इस प्रकार के अनजस्ट लॉ का विरोध करने के लिए, इसको डिसओबे करने के लिए महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह यानी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट एक्ट क्या है उसके अंतर्गत हमने देख लिया कि किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने के लिए ये कानून लगाया गया था। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट को असीमित शक्ति मिल गई, जिसकी मदद से वो किसी भी व्यक्ति को पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में डिटेन कर सकती है विदाउट ट्रायल, वो भी 2 सालों तक। और इस कानून का, इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस करने का प्रयास किया, वो भी नॉन वायलेंट तरीके से, विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, जिसको उन्होंने 6 अप्रैल एक हड़ताल के माध्यम से लॉन्च भी कर दिया।
कहानी हमारी क्रोनोलॉजी में अब आगे बढ़ रही है कि क्रम हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने लॉन्च किया, वो भी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल के माध्यम से। और रॉलेट एक्ट क्या है जिसको हमने देख लिया। गांधी जी की बात करें तो इस पूरे रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ये चीजें आपको देखनी है। जैसे सत्याग्रह, हम जानते हैं कि सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा लाई गई एक फिलॉसफी थी, एक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत पावर ऑफ ट्रूथ को दिखाया गया। इसके बाद हमने रॉलेट एक्ट देखा। रॉलेट एक्ट में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के रॉलेट सत्याग्रह में ही एक घटना घटेगी जिसको हम बोलेंगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और उसी में खिलाफत इशू, स्वराज जैसी बातें भी कही जाएंगी। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस किस पे है, रॉलेट एक्ट पे। तो रॉलेट एक्ट क्या है इसको हम लोग समझते हैं पूरा कंप्लीट। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। अब गांधी जी जो है इस ब्लैक लॉ के अगेंस्ट में, इस अनजस्ट यानी कि एक अन्यायपूर्ण नियम का विरोध करने के लिए अब रैलीज क्या हो रही हैं, ऑर्गेनाइज हो रही हैं। रैलीज शुरू हो गई अलग अलग सिटीज में। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन। वर्कर्स हड़ताल पे चले गए, शॉप बंद कर दी गई, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केयर्ड विद द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। यानी कि रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब जो कम्युनिकेशन की उस वक्त की जो व्यवस्थाएं थी वो क्या डिसरप्ट होने वाली है। क्या होने वाली है, डिसरप्ट। इस बात से डर करके द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेस्लेस। वो क्या, इस चीज को क्लैंप डाउन करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए कि कुछ इस तरीके से हरकतें ना हो पाए। हर चीजें बंद हो रही है, अगर कहीं कम्युनिकेशन भी खत्म हो गया तो दिक्कतें और भी हो सकती हैं। तो आगे क्या होता है कि लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। एक्टिविटी शुरू हो गई, हड़ताल शुरू हो गए, मूवमेंट शुरू हो गए, रैली ऑर्गेनाइज शुरू हो चुकी है। तो ब्रिटिशर्स ने इसके विरोध में यानी इसके अगेंस्ट में क्या एक्टिविटीज किया, तो उन्होंने लोकल लीडर्स को उठाना शुरू कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और साथ कहां से, अमृतसर से। साथ ही साथ महात्मा गांधी को दिल्ली में घुसने से क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। क्यों, क्योंकि जब लीडर्स आता है तो किसी प्रकार के मूवमेंट्स में एक एनर्जी आ जाती है। तो महात्मा गांधी उस वक्त एक बड़े लीडर के रूप में थे, तो उनको दिल्ली में आने से क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। 10 अप्रैल की बात करें तो पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। एक शांतिपूर्ण प्रोसेशन, जुलूस चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, जिस पर पुलिस ने फायर कर दिया, ओपन फायर कर दिया। एंड प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो इन सब चीजों पर अटैक को रोकने के लिए भाई समझ लीजिए मामला कि उनको भाई जो जो लगा उन्होंने किया। इधर से मूवमेंट चल रहा है, उधर से वो रिप्रेस करना चाहता है, जिसके लिए पीसफुल प्रोसेशन पर भी उसने गोली चलवा दिया। किसने, ब्रिटिशर्स ने। अब इसकी वजह से आपका दोनों तरफ से भाई इधर से अगर उकसाए तो उधर से जनता भी क्या हो गई, क्या बोल सकते हैं, एक्साइटेड हो गई। दोनों तरफ से वायलेंस क्रिएट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मार्शल लॉ मतलब एज लाइक आप समझ लीजिए कर्फ्यू समझ लीजिए। तो कर्फ्यू की तरह एक नियम लगा दिया गया। कर्फ्यू मतलब आप गोलबंदी नहीं कर सकते, जुलूस नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। तो मार्शल लॉ को इंपोज कर दिया गया एंड जनरल डायर टुक कमांड। और इस मार्शल लॉ का जो कमांड है वो जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। मामला पूरा आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं कि आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल शुरू हो गई, रैलीज ऑर्गेनाइज शुरू हो गई, वर्कर्स जो स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे वर्कशॉप, शॉप, सभी चीजें क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। अब ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को कंट्रोल करने के लिए लोकल लीडर्स को उठाना शुरू कर देती है, महात्मा गांधी को दिल्ली में घुसने से रोक देती है। और साथ ही साथ पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था 10 अप्रैल को, तो वहां पर पुलिस ने अमृतसर में वहां पर फायर करवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, ये सारी एक्टिविटीज हमें देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से मार्शल लॉ इंपोज हो जाता है। और इस मार्शल लॉ की जिम्मेदारी किसको दे दी जाती है, जनरल डायर को। किसको दे दी जाती है, जनरल डायर को, जिसने ऑन 13 अप्रैल इन द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी घट जाता है। यानी मार्शल लॉ इंपोज हो गया। अब मार्शल लॉ इंपोज होने की वजह से एक बड़ी घटना घटती है, चूंकि ये तो मोटो ही था अंग्रेजों का, ये किसी तरीके से उकसाया जाए, उकसा के जो है फिर उस पर जो है काम किया जाए। तो 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जलियांवाला बाग की जो प्रमुख घटना है वो 13 अप्रैल 1919 को क्या होती है, घटती है।
तो क्या होता है पूरी घटना जलियांवाला बाग इंसिडेंट में कि ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्यों इकट्ठा हुई थी? तो वो इकट्ठा हुई थी जिसमें से कुछ लोग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए भी इकट्ठा हुए थे, राय मशवरा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जो नए नए रिप्रेसिव मेजर्स एडॉप्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ। और कुछ लोग अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, और कुछ लोग बैसाखी मेले को अटेंड करने के लिए जलियांवाला बाग में क्या हुए थे? इकट्ठे हुए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, भाई बाहर के शहरों से भी लोग आए हुए थे। Many villagers were unaware of the martial law that had been imposed। जो ये चूंकि हम जानते हैं कि लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन आप इस चीज से यानी जनता, गांव के लोग, देहात के लोग, सभी लोग, इंडियंस लोग, जो लोग भी वहां गैदर्ड थे, वो इस बात से अनअवेयर थे कि कुछ ऐसा नियम इस क्षेत्र में लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिसकी वजह से भीड़ हम इकट्ठा नहीं कर सकते। क्योंकि ये सारी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट की साजिश थी। क्या थी? साजिश थी। और जिसकी वजह से आप जब भीड़ इकट्ठा होती है तो डायर एंटर्ड द एरिया, जनरल डायर वहां पे एंटर करता है एंड ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, सभी एग्जिट पॉइंट्स को क्लोज करता है एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। जिस ओपन फायर करवा देता है, निहत्थों पे गोली चलवा देता है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। एंड हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है जो उसने बाद में बताया कि प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज फीलिंग ऑफ टेरर एंड टेरर पैदा करने के लिए। बाद में उसने बताया कि इसने ऐसा क्यों किया। पहली बात, जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हैं, एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक था, वहां को उसने ब्लॉक कराया, अपने सभी सैनिकों को खड़ा किया और ओपन फायर करवा दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। चूंकि इसकी कोई एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं, लेकिन फिर भी जो डेटा दिखा रहा है कि उसके हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं सैकड़ों हजारों लोग मारे जाते हैं। और बाद में वो कहता है कि उनके माइंडसेट को, मोरल इफेक्ट को दबाने के लिए, उनके अंदर भय पैदा करने के लिए हमने ऐसा किया था। तो जनरल डायर कुछ इस तरीके से कहता है, सो एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन स्टेट। जैसे ही खबर पहुंचती है, पूरे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है एंड देयर वर स्ट्राइक क्लैश विद द पुलिस एंड अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। पुलिस पे अटैक शुरू हो जाता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे जनता अटैक करना शुरू कर देती है, जनता भी रिस्पॉन्ड करती है। सो द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। तो जनता रिस्पॉन्स करेगी, उधर से गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्ड करेगी, यही तो गवर्नमेंट चाहती थी। और गवर्नमेंट इस चीज को ब्रूटली यानी क्रूरता के साथ रिप्रेस करने का प्रयास करती है। जैसे कि सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज, कि जो सत्याग्रही वो नाक को रगड़ते हुए चलेंगे, नाक को रगड़ेंगे ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स यानी रेंगते हुए गलियों में चलेंगे, एंड टू सलाम यानी सल्यूट देते हुए देंगे टू ऑल साहिब्स एंड पीपल्स वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस, जैसे गुजरानवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड। कई जगहों पे बॉम्बिंग भी किया गया, बम को भी मतलब बम आप समझ पा रहे होंगे, बॉम्बिंग भी किया गया, लोगों को नाक रगड़ के चलने मजबूर किया गया, सैल्यूट करने का कुछ प्रावधान, मतलब पूरी तरीके से ब्रूटल रिप्रेशन करने का। इस मतलब कि जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो उसके अगेंस्ट में जनता पूरा भड़क उठी, चारों तरफ हिंसा फैल गई और हिंसा को दबाने के लिए सरकार ने उसका ब्रूटल रिप्रेशन किया, जिसके अंतर्गत तमाम मेजर्स को उसने अडॉप्ट किया। जब इस चीज को महात्मा गांधी जी देखते हैं तो उनको काफी कष्ट होता है, क्योंकि उनकी फिलॉसफी ही किस पे है, किस पे आधारित है? नॉन वायलेंस पे। किस पे है? नॉन वायलेंस पे। और यहाँ क्या हो रहा है? वायलेंस हो रहा है। तो सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी पूरे मूवमेंट को क्या कर लेते हैं? कॉल ऑफ कर लेते हैं। और इस तरीके से जो रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है और इसकी वजह से पूरे मूवमेंट में हिंसा फैल जाती है और महात्मा गांधी फाइनली इस पूरे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं और इस तरीके से ये मूवमेंट यानी सत्याग्रह क्या होता है? फेल हो जाता है। तो ये पूरी कहानी है जलियांवाला बाग इंसिडेंट की और रॉलेट एक्ट की, रॉलेट सत्याग्रह की। आई होप आपको सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को, इसके बाद साथ ही साथ हम और भी चीजों को देखेंगे, जैसे कि रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद उसको कॉल ऑफ कर लिया गया, लेकिन महात्मा गांधी रुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने अगला प्लान क्या बनाया, अगले एक्टिविटीज क्या, अगले चीजों को क्या करने वाले हैं, स्ट्रेटेजिकल सिस्टम को क्या अपनाने वाले हैं, वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आज का सेशन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।